बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने डेप्रीसिएशन के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था और इन डिटेल हमने डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था आपसे। वो क्या था? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो हमने एक बुनियादी बात समझाई आपको जनाब, आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो आपकी जेब से खर्चा होता है और आप चाहते क्या हैं? एसेट में असल में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जो पैसा आपने खर्च किया है, जिसको आप एसेट बोल रहे हैं, जो खर्च हुआ वो तो कैश या बैंक की सूरत में क्रेडिट हो गया, लेकिन आपने जिस चीज को डेबिट करके एसेट माना तो वो एसेट इसलिए है कि ये 50,000 रुपए जो आपने कल खर्च किए थे या कोई भी एसेट परचेज करते हुए आपने खर्च किए, ये आपके लिए एसेट इसलिए कि इसका आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ये रिकवर होकर आपकी जेब में वापस आएंगे। ये एसेट आपको रेवेन्यूज जनरेट करके देगा, आपको ये पैसा कमा के देगा, जब भी तो आपके लिए एसेट है। यस और नो? जवाब दो मुझे आप लोग। तो हमने कहा जनाब कि एसेट की कॉस्ट को हम ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में। हमारी लगाई हुई जो इन्वेस्टमेंट है एसेट में, उसको हम ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा रेजिडुअल वैल्यू, जिसको हमने कल अज्यूम किया कितना 17,000, इसका अंदाजा लगाना पड़ता है, इसका एस्टीमेट लगाना पड़ता है। और जैसे ही कॉस्ट में से हमने रेजिडुअल वैल्यू को अलग कर दिया फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ये अलग करने की कोई एंट्री नहीं है, इट इज जस्ट अजम्पशन, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। हमने कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ के देखना है कि मेरी कॉस्ट में दो मुझे अमाउंट दिख रहे हैं। एक, मेरे जेब से लगे हुए 50,000 में से 17,000 वो हैं जो मेरी जेब में वापस आ जाएंगे। कैसे? जब मैं लाइफ के एंड पर एसेट को बेच दूंगा। तो यानी जो मैंने आज पैसा खर्च किया है उसमें से 17,000 रुपए तो मुझे जेब में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब? एसेट की लाइफ के एंड पर। इस चीज को नाम दिया मैंने रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू। याद है तमाम बातें? और जो रिमेनिंग पोर्शन है कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद, उसको मैंने नाम दिया डेप्रिसिएबल अमाउंट का। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये मेरी जेब में कैसे वापस आएगा? ये मेरी जेब में वापस आएगा एसेट को यूज करके। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट, मैं फिर बोल रहा हूं, डेप्रिसिएबल अमाउंट एसेट की कॉस्ट का वो पोर्शन है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेगा एसेट को यूज करके और एसेट को कंज्यूम करके। तो अब अगर हमें निकालनी हो एसेट की पर ईयर कंजम्पशन, कि जो एक साल में एसेट ने हमें कमा के दिया है, उसमें से जाहिर सी बात है जो कमाया है, जब सेल्स होती है तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल भी तो होती है कि नहीं होती? तो अगर एक एसेट ने हमें कमा के दिया है तो जो कमा के दिया है उसमें हमारे लगाए हुए कितने पैसे वापस आ रहे हैं? प्रॉफिट तो आ रहा ही आ रहा है। तो अगर मैं 33,000 को डिवाइड बाय 3 करता हूं तो पर ईयर जो एसेट मुझे कमा के दे रहा है उसमें मेरी लगाई हुई कॉस्ट का 11,000 पर ईयर मेरी जेब में क्या आ रहा है? वापस आ रहा है। मतलब मैं पर ईयर इस एसेट को 11,000 से कंज्यूम कर रहा हूं। मैं पर ईयर इस एसेट की कॉस्ट का 11,000 के बराबर इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुका हूं। इकोनॉमिक बेनिफिट तो एक्चुअल ज्यादा होगा, उस इकोनॉमिक बेनिफिट को हासिल करने की जो कॉस्ट है पर ईयर वो कितनी है? 11,000। इस चीज को नाम दिया बेटा हमने किस चीज का? डेप्रीसिएशन का। बात समझे कि नहीं समझे? जवाब दो। मान लो 3 अकाउंटिंग पीरियड है, 3 अकाउंटिंग पीरियड 2018, 2019 एंड 2020। फर्ज कर लेते हैं कि हमने ये इक्विपमेंट परचेज किया था कब? 1 जनवरी 2018 को। अब मैं बुक्स में एंट्री पास कर रहा हूं। तो बेटा हमारी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ? 50,000। यस और नो? कल वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ? 50,000। यस और नो? तो बेटा 50,000 से हमने इक्विपमेंट डेबिट कर दिया,
कि इक्विपमेंट जो हमने खरीदा उसकी कॉस्ट 50,000 थी। सही है, जवाब दें। इक्विपमेंट जो हमने परचेज किया उसकी कॉस्ट 50,000 थी, ऐसा ही है ना? ओके। अब उसके बाद हमने इसके लिए अपनी जेब से कैश खर्च किया। ये कॉस्ट हमारे लिए 50,000 क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमारी जेब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खर्च हुए हैं, किसके बराबर? 50,000 के बराबर। यानी इस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए हमने अपनी जेब से 50,000 लगा दिए। आप सबका भरपूर जवाब चाहिए, ऐसा ही है ना? उसके बाद अब हम आते हैं 31 दिसंबर 2018 पर। कितना वक्त गुजर गया बताइए? ईयर एंड मैंने अज्यूम किया 31 दिसंबर 2018। कितना वक्त गुजर गया है? तो 31 दिसंबर 2018 पर कितना वक्त मुकम्मल हो गया? 1 साल। यस और नो बताइए। 31 दिसंबर 2018 पर 1 साल मुकम्मल हो गया, यस और नो? जल्दी बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या 1 साल में हमने इस इक्विपमेंट को कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, इसको यूज किया? वालेकुम सलाम। इसको यूज किया, इसको यूज करके हमें 1 साल का इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। 1 साल इसने हमारे रेवेन्यूज के अंदर क्या किया? अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसने हमारे रेवेन्यूज के अंदर पार्टिसिपेट किया, इसने हमें रेवेन्यूज कमाने में क्या की? हेल्प करके दी, चाहे डायरेक्टली की हो चाहे इनडायरेक्टली की हो। ठीक है, यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। तो इसका मतलब जो 1 साल की कंजम्पशन इसमें हुई है, उस कंजम्पशन की हमें कॉस्ट निकालनी है कि 1 साल का इस्तेमाल हमें कितने का पड़ा। इस एसेट का 1 साल का इस्तेमाल, 1 साल का यूजेज हमें कितने का पड़ा। जो 1 साल का यूजेज है उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। और वो कितने का पड़ा सब बताइए? वो कितने का पड़ा सब बताइए? वो सब बताइए बेटा, कितने का पड़ा? 11,000 का। अभी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, फिर हम आगे कैलकुलेशन लेके चलते हैं मदी। यानी वो 1 साल का यूजेज हमें पड़ा कितने का? 11,000 का। मतलब 1 साल इस एसेट को इस्तेमाल करने की जो कॉस्ट पड़ी वो 11,000 थी। इस चीज को हम नाम देंगे डेप्रिसिएशन, कि ये एसेट 1 साल में 11,000 रुपए से क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लगाई हुई कॉस्ट में से, हमारी लगाई हुई कॉस्ट में से हमें 11,000 रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका। 11,000 की लगाई हुई कॉस्ट का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका। यस और रिस्पॉन्स चाहिए। जिस तरह कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है उस तरह बात करें। हमारी लगाई हुई कॉस्ट में से हमें 11,000 रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया। यस और नो? जवाब दीजिए। यस, ऐसे ही है। तो जिस चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका वो अब हमारे लिए एसेट है या एसेट नहीं है? उतना पोर्शन, जिस तरह प्री पेमेंट जब एक्सपायर नहीं हुई थी तो वो एसेट थी, लेकिन जैसे एक्सपायर हो गई तब एसेट नहीं रही थी। तो उतना पोर्शन अब हमारे लिए एसेट है या एसेट नहीं है? नहीं है। एसेट होने के लिए हम एसेट को डेबिट करते थे, तो एसेट खत्म करने के लिए, एसेट ना होने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हम कहते हैं जनाब इक्विपमेंट, देखिएगा बहुत तवज्जो चाहिए आप सबकी। हमने बोला इक्विपमेंट क्रेडिट। क्या बोला? इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से? 11,000 से। कि 50,000 में से 11,000 से हम इस एसेट को कंज्यूम कर चुके हैं, तो 11,000 इज नो मोर एसेट। और ये 11,000 इसमें से एक्सपायर होके अब क्या बन चुके हैं? एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को किस नाम से पुकारा जाए? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 11,000 से। ये इम्पैक्ट कहां जाएगा? SOCI में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बतौर एक्सपेंस। यस और नो? जवाब दें आप सब लोग।
अच्छा जी, अब एक बात पे और गौर कीजिए, जर्नल लेजर में हमने इक्विपमेंट का अकाउंट खोला, जर्नल लेजर में हमने इक्विपमेंट का अकाउंट खोला, कब खुला होगा ये अकाउंट? आप सबकी भरपूर तवज्जो, कब खुला ये अकाउंट? जब इस अकाउंट में पेमेंट आई होगी। पेमेंट कब आई है? 1 जनवरी 2018 को। जो पे किया वो रिकॉर्ड किया लाजमी। तो कैश या बैंक क्रेडिट हो गया, इक्विपमेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया। कितने से? 50,000 से। रिस्पॉन्स चाहिए, रेफरेंस आ गया बैंक का। आए कहां पर? 31 दिसंबर पर। कहां आ गए? 31 दिसंबर पर। 31 दिसंबर पर एक अकाउंट और खोल लिया। उस अकाउंट का नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। आप सबकी भरपूर तवज्जो चाहिए। उस अकाउंट का नाम है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, उस अकाउंट का नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बनी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया 31 दिसंबर पर 11,000 से। और ये ट्रांसफर कहां से हुआ है? कि इक्विपमेंट में से एक्सपायरी रिकॉर्ड हुई है। तो इक्विपमेंट एक्सपायर हुआ है या इक्विपमेंट कंज्यूम हुआ है? कितने से? 11,000 से। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 11,000 से, इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से? 11,000 से। यस और नो? और यहां रेफरेंस आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का, जवाब चाहिए होगा। और 31 दिसंबर को फिर यहां पर बैलेंस सीडी कितना बचेगा? 39,000। यस और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को हमने यहां से मुंतकिल कर दिया कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको हम ले गए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। 11,000 से। आप सबका भरपूर तवज्जो और भरपूर जवाब चाहिए। क्या ख्याल है? तो जरा गौर से देखिएगा, 50,000 से इक्विपमेंट अकाउंट में इक्विपमेंट डेबिट हुआ था, यस और नो? जल्दी जल्दी बताइए। 50,000 से इक्विपमेंट अकाउंट में इक्विपमेंट डेबिट हुआ था 50,000 से। उस वक्त हमारी लगाई हुई कॉस्ट या लगाई हुई इन्वेस्टमेंट 50,000 थी। जब साल एंड हुआ तो 50,000 में से हमें 11,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया। तो उस इकोनॉमिक बेनिफिट को हासिल करने की कॉस्ट 11,000 थी। 11,000 से हमने इस एसेट को कंज्यूम कर लिया। तो 11,000 से कंजम्पशन निकालने के बाद इस एसेट का बैलेंस क्या बचता है? 39,000। मतलब मुस्तकबिल में हमें 39,000 का इकोनॉमिक 39,000 का जो जो इकोनॉमिक बेनिफिट मुस्तकबिल में हमें मिलना है, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है? 39,000।
कि कम से कम हमें मुस्तकबिल में 39,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है? यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। तो अब हम 31 दिसंबर 2018 को जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट शो करेंगे वो 50,000 शो नहीं करेंगे, जितना इकोनॉमिक बेनिफिट मुस्तकबिल में मिलना बाकी है उतना शो करेंगे। यानी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम एसेट शो करेंगे वो 1 साल की कंजम्पशन माइनस करने के बाद शो करेंगे। तो 39,000 जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बतौर एसेट कब? 31 दिसंबर 2018 को। सिंपल सी बात, क्या मुश्किल बात? बताइए आप लोग मुझे। सब लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, बड़ी सिंपल वे में बातें कर रहा हूं आप लोगों से, और जो कॉन्सेप्ट पीछे बिल्डअप किए तो उन्हीं को बुनियाद बना के कर रहा हूं। अब ये 39 कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या क्या शामिल है जरा देखिएगा, जरा इस 39,000 को देखिए गौर से सब लोग। यानी मैंने 50,000 में 17,000 अलग किए कि नहीं किए? बचे कितने? 33,000 डिवाइड बाय 3 किया तो 33,000 में से ये वाले जो 11,000 हैं ये एक्सपायर हो चुके हैं। यस और नो? अब जैसा बोल रहा हूं वैसा करना, जरा होश हवास में रहना। मैं 39,000 को डबल वेरीफाई करवा रहा हूं कि 39,000 मेरे लिए एसेट क्यों है। 39,000 मेरे लिए एसेट क्यों है, इस पे बात कर रहा हूं। 39,000 मेरे लिए एसेट इसलिए है कि 2019 में मुझे 11,000 की कंजम्पशन करनी है, लेकिन अभी हुई नहीं है, तो इसका मतलब इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। फिर 2020 में मुझे मजीद 11,000 की कंजम्पशन करनी है, यानी इसका भी मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं है। 11 और 11 कितने हुए भाई? 22। और 17,000 मुझे मिलने हैं कैसे? एसेट को बेचकर। तो 22,000 और 17,000, 39,000। कुछ समझे बात या नहीं? इसका मतलब 39,000 मेरे लिए क्यों एसेट है? 39,000 मेरे लिए एसेट इसलिए है कि मुस्तकबिल में 2 11 11 की कंजम्पशन होनी है, वो भी एसेट है, अभी हुई नहीं है। और जो एसेट का पैसा बिककर वापस आएगा मेरी जेब में, वो भी मेरा क्या है? एसेट है। तो कुछ समझे बात या नहीं? अब 50 में से 11 निकालने के बाद जो बच रहा है वो सब, उस सबका मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या है बाकी, ये आपके सामने। तो इस 39,000 को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम WDV। क्या बोलेंगे? रिटन डाउन वैल्यू। क्या बोलेंगे? सब दोहरा दे, मैं इसको आगे लिखवा भी दूंगा, लेकिन अभी खाली दिमाग में फिट कर ले। व्हाट इज 39,000? 39,000 कॉस्ट है एसेट की? नहीं। एसेट में से जब भी आप डेप्रिसिएशन का माइनस कर लेंगे ना, तो जो बैलेंस ले जाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको हम बोलेंगे WDV, रिटन डाउन वैल्यू। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट भी इसको बोल सकते हैं, CA, कैरिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट। समझे बात को? इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं, बुक वैल्यू, और बाज लोग नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू बोले, बुक वैल्यू बोले, WDV बोले, कैरिंग अमाउंट बोले, बात एक ही है। इसका मतलब ये है कि कैरिंग अमाउंट में हमारी रेसिडुअल वैल्यू मौजूद है। यस और नो? WDV के अंदर रेसिडुअल वैल्यू मौजूद है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में अलग किया था, एंट्री हमने उसकी कोई नहीं बनाई। हमने 17,000 से 50,000 में से माइनस करने की वो एंट्री पास नहीं की। उस 50,000 में 17,000 हमने खाली साइड पे कर दिए, अलग कर दिए, जस्ट फॉर व्हाट? कैलकुलेशन पर्पस, ताकि 50,000 में मौजूद 17,000 वाले हिस्से पे डेप्रीसिएशन चार्ज ना हो जाए, ताकि 50,000 में मौजूद 17,000 वाले हिस्से पे डेप्शन चार्ज ना हो जाए। इसलिए बोला भाई तुम तो अलग हो जाओ, तुम तो अलग हो जाओ। सही है? जवाब दीजिए।
ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आती है सबको? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? चलें, ओके। अगला हिस्सा, अगला साल क्या है हमारे पास? अगला साल क्या है? अगले साल को हम स्टार्ट करें 2019। देखो बेटा, 2019 यहां शुरू कर दिया मैंने। फर्स्ट जनवरी बैलेंस बीडी कितने से? 39,000। सही है, जवाब दीजिए। सही है, 39,000। मतलब जब जनवरी शुरू हो रहा है 2019, तो हमें 39,000 का एसेट यानी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या है, बाकी है। अब हम कहां पहुंच जाते हैं? 2019 फिर से 31 दिसंबर पर, और जब हम पहुंच गए 31 दिसंबर 2019 पर, तो हमने एक साल और कंज्यूम कर लिया इस एसेट को। हमने एक साल और कंज्यूम कर लिया इस एसेट को, यस और नो? बताइए, किया कि नहीं किया? रिस्पॉन्स दीजिए। एक साल और कंज्यूम कर लिया ना, तो क्या हो गया? एक साल की और कंजम्पशन रिकॉर्ड कर लेना। कैसे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसओसीआई में, और एसिड रिड्यूस करके भेजना है कहां पर? एसओएफपी में। तो इक्विपमेंट का जो माइनस वाला इफेक्ट है, कि जो इक्विपमेंट का डेबिट बैलेंस है उसमें से क्या करें, इतना इक्विपमेंट क्रेडिट कर दें, और फिर जो नेट इंपैक्ट बचे उसको ले जाएं एसओएफपी में। जवाब दीजिए आप मुझे। फिर 11,000 आ गया। तो जैसे इम्पैक्ट हमने लिया इनके अकाउंट्स में, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट फिर से 2019 में डेबिट हो गया 11,000 से, और ये कंजम्पशन किस पे रिकॉर्ड हुई है? इक्विपमेंट पर। तो लिहाजा इक्विपमेंट अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। और यहां पर हमने इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया बेटा 11,000 से, और 31 दिसंबर को हमने कहा इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट होने की वजह क्या है? डेप्रीसिएशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है उस एसेट की एक साल की कंजम्पशन को। ठीक है जी। और 31 दिसंबर को हमारे पास बच रहा है बैलेंस सीडी 39,000 माइनस 11,000। यस व्हाट? 28,000। तो इसका मतलब ये हुआ, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में या अकाउंटिंग पीरियड में हमें 28,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या है, बाकी है कम से कम। या जो रेवेन्यूज हम आइंदा आने वाले साल में जनरेट करेंगे, उन रेवेन्यूज को जनरेट करने की जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो क्या है? 28,000। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए होगा भरपूर तरीके से। अब बताइए, अब हम 2019 में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी शो करेंगे? हम 2019 में इक्विपमेंट की वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी शो करेंगे? 28,000। बेहतरीन। और हम 2019 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे? 22,000। क्यों 22,000? क्यों? पर ईयर कंजम्पशन होगी ना। 11,000 तो पिछले साल चार्ज हो गए, क्या कहते हैं, 18 का एक्सपेंस 18 में आ गया, और 19 का एक्सपेंस 19 में आएगा। जो जिस साल का एक्सपेंस उस साल मैच होगा ना। ऐसा ही है, जो 18 की कंजम्पशन थी वो 18 का एक्सपेंस बनेगा, जो 19 की कंजम्पशन है वो 19 का एक्सपेंस बनेगा।
अगर एक एम्प्लॉय है जो आपके पास काम करता है तो उसकी 18 की सैलरी 18 का एक्सपेंस बनेगी, 19 की सैलरी 19 का एक्सपेंस बनेगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। सेम ईयर्स रेवेन्यू शुड बी मैच विद सेम ईयर्स एक्सपेंस। तो इस एसेट ने जो 18 में कमा के दिया है हमें, उसको कमाने की कॉस्ट 11,000 थी, वो हमने मैच कर दी। और जो इस एसेट ने 19 में कमा के दिया उसकी कॉस्ट 19 में मैच कर देंगे। बड़ी सिंपल सी और लॉजिकल बात है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो 19 में 11,000 वाला कॉस्ट का पोर्शन था, जो 19 में रेवेन्यू हमने कमाया, उसमें इस एसेट का जो कंट्रीब्यूशन था, ये कॉस्ट का जो हिस्सा था, वो इतने से क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। और अभी हमें इस वाले 11,000 का भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया। यस और नो? ये भी एसेट नहीं रहा। तो अब एसेट टोटल कितना बचा, 28,000। उस 28,000 को क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि 11,000 से मजीद एसेट कंज्यूम होगा आने वाले साल 2020 में, और 17,000 हमें कैसे मिलेंगे, एसेट को बेचकर। यस और नो? तो 11,000 प्लस 17,000 सम करके देख लें। 11,000 प्लस 17,000 सम करके देख लें, क्या आंसर आ गया, 28,000। तो मतलब आने वाले वक्तों में आपको 28,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना कम से कम मिलना बाकी है। या जो आने वाले ईयर्स में आपके जो रेवेन्यूज जनरेट होंगे, उनको जनरेट करने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, 28,000 होगी। यस और नो? ठीक है, अब इसका लास्ट ईयर, इसको कंटिन्यू करते हैं। दो हजार बीस फर्स्ट जनवरी बैलेंस बीडी। तो 2020 के स्टार्ट पर 28,000 रुपए हमारे एसेट का बैलेंस बीडी है डब्ल्यूडीवी का। यानी 2020 के स्टार्ट में स्टिल हमें 28,000 की कॉस्ट रिकवर होना क्या है, बाकी है। जवाब दीजिए। अब हम कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा, 31 दिसंबर। तो जैसे हम पहुंचे 31 दिसंबर 2020 पर, तो ये एसेट मजीद 11,000 से क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। और एंट्री बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसओ सीआई में इम्पैक्ट गया। और इक्विपमेंट का इफेक्ट माइनस हो गया, और माइनस होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा एसओएफपी में। यस और नो? जवाब दीजिएगा। 11,000 11,000, जवाब दें। तो नाउ 31 दिसंबर को इम्पैक्ट आया, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हुआ अपने अकाउंट में 11,000 से। और वजह क्या थी, इक्विपमेंट इतने अमाउंट से क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। ठीक है जी। और इक्विपमेंट अकाउंट 11,000 से क्रेडिट हो गया। 11,000 की कॉस्ट का हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मजीद मिल चुका है। तो अभी हमारे लिए एसेट नहीं रहे, ये एक्सपायर होके क्या बन गए हमारे लिए, एक्सपेंस। और 31 दिसंबर को अब हमारे पास अगर कोई बैलेंस सीडी है, तो वो बैलेंस सीडी वही 17,000 रुपए। यानी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट की डब्ल्यूडीवी हमेशा रेजिडुअल वैल्यू के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर आप एसेट की पूरी लाइफ कंज्यूम कर चुके हैं, तो या तो एसेट की डब्ल्यूडीवी जीरो होगी। डब्ल्यूडीवी जीरो कब होगी, जब कोई रेजिडुअल वैल्यू ना हो। जवाब दें। और एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जो होगी, वो एसेट की डब्ल्यूडीवी जो होगी वो रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। ऑब्वियसली कब, जब रेजिडुअल वैल्यू हो। तो इसका मतलब देखें कि अब आखिरी वाले
11,000 का भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका है, इसको भी हम कंज्यूम कर चुके हैं। मतलब हम मुकम्मल तौर पर डेप्रिसिएबल अमाउंट की सिस्टमैटिक एलोकेशन कर चुके, हम इस एसेट को फुली डेप्रिशिएट कर चुके। अब इसमें कुछ भी डेप्रिशिएट होना बाकी नहीं रहा। अब सिंपल इसको क्या करना है, मार्केट में ले जाके बेच देना है। तो कम से कम आपको कितना मिलना चाहिए, कम से कम इस एसेट को बेच के कितना मिलना चाहिए मार्केट में, 17,000 रुपए। ठीक है, और अगर 17,000 से अगर फर्ज करें बेचते वक्त 20,000 मिल गए तो क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर बेचते वक्त कितना मिल गया, 20,000 मिल गया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितना फायदा होगा? 3,000। इसको हम बोलेंगे गेन ऑन डिस्पोजल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बेटा, क्या बोलेंगे? गेन ऑन डिस्पोजल लिखवाया था अगर आपको याद हो। अगर गेन ऑन डिस्पोजल होगा तो इसको इनकम आप क्या करेंगे, जीपी के बाद ऐड करेंगे अदर इनकम के तौर पर, अगर आपको याद हो जब मैंने शुरू में आपको तमाम हेड्स लिखवाए थे। हमने कहा था सारी बातें उस वक्त नहीं हो सकती थी बेटा आपसे, जाहिर सी बात है सही वक्त के ऊपर बातें होती है ना। अच्छा, फर्ज करें 17,000 के बजाय हमें मार्केट से कितने मिलते हैं, 15,000 रुपए इसको बेचकर, तो क्या हुआ फिर, हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ? 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसको हम बोलेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या बोलेंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल। और लॉस ऑन डिस्पोजल को हम एक्सपेंस बनाकर क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब एसेट को बेचते वक्त नो गेन नो लॉस, गेन या लॉस, इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट हो सकता है। अगर 17,000 की डब्ल्यूडी वाला एसेट 17,000 का बिक जाए, नो गेन नो लॉस। 17,000 की डब्ल्यूडी वाला एसेट 17,000 से ऊपर बिक जाए, गेन हो गया। 17,000 की डब्ल्यूडी वाला एसेट 17,000 से कम में बिके तो क्या हुआ, लॉस हो गया। क्या ख्याल है बताइए, क्या मेरी बातें आपको समझ में आती हैं बेटा? जवाब दीजिए। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा है किस चीज का, हाँ बस नो गेन नो लॉस, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन उसको बोलना नहीं चाहिए, खैर ब्रेक इवन समथिंग एल्स, लेकिन एक तरह से आप कह भी सकते हैं, क्योंकि आपने ब्रेक इवन, वो ब्रेक इवन असल में क्या होता है, पूरे बिजनेस का होता है। खैर खैर है, ठीक है, इसको ब्रेक इवन बोल दें। अच्छा जी, ये आपके सामने है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम तो उस पार्टिकुलर एसेट की बात कर रहे थे। 17,000 तो एसेट का पार्ट बना हुआ है ना बेटा आपके सामने। क्या 17,000 पहले से एसेट में मौजूद नहीं है शिराज? क्या हमने एसेट 50,000 से कैपिटलाइज नहीं किया था? तो इट मींस जैसे ही एसेट की कॉस्ट में से सिस्टमैटिक एलोकेशन हो गई किसकी, डेप्रिसिएबल अमाउंट की, जैसे ही 50,000 में से ओवरऑल 33,000 रुपए क्या हो चुके हैं, डेप्रिशिएट हो चुके हैं, तो अब एसेट का जो भी बैलेंस बचा है वो 17,000 रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये था कि 50,000 के अंदर ये 17,000 पहले ही मौजूद थे और इतना बैलेंस बचना था हमारे पास आखिर में। अब इसको हम हासिल कैसे करें, एसेट को इस्तेमाल करके नहीं बल्कि एसेट को बेचकर। मैं फिर रिपीट कर दूं, देखो रेजिडुअल वैल्यू एसेट की कॉस्ट का वो पोर्शन है जिसका हम इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे उसको बेचकर, और डेप्रिसिएबल अमाउंट एसेट की कॉस्ट का वो पोर्शन है जिसका हम इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे उसको यूज करके, कंज्यूम करके। बार बार बोल रहा हूं, इन बातों को अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर दो बेटा। क्या ख्याल है बताइए, मुश्किल बातें कर रहा हूं? अगर मुश्किल बातें कर रहा हूं तो बता दें बेटा। WDV रिटन डाउन वैल्यू, जब भी आप एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन अलग कर लेते हैं तो जो बैलेंस बचता है उसको अकाउंटिंग में WDV बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, सही है बेटा, कोई मसला तो नहीं है? चलिए ओके।
आगे बात करें, कंटिन्यू करें आगे बात को जरा इस चीज। चल, अब बात करनी है, अभी सिस्टमैटिक एलोकेशन में बात होना बाकी है। अब बात करनी है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि सिस्टमैटिक एलोकेशन करने के मुख्तलिफ वेज हमारे पास क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। मैं एक ही एग्जाम्पल करूंगा और उसी एग्जाम्पल को मैं 5 वेज में सॉल्व करूंगा। 5 तरीके हैं डेप्रिशिएट करने के। तो टॉपिक समझा रहा हूं मैं आपको क्या, कि लव्स सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक वे में एलोकेशन करना, सिस्टम को देख के एलोकेशन करना। डिस्क्रिप्शन, SLM, RBM, SYDM, UPM, PHM। ठीक है, अच्छा जी। टाइम बेस्ड, ठीक है, और इसको लिख रहा हूं मैं यूजेज बेस्ड। टाइम बेस्ड एंड यूजेज बेस्ड। तो मतलब ये 3 फार्मूले जो हैं वो तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि इसमें टाइम बेस्ड डेप्रिसिएशन है। वो जो 2 फार्मूले हैं यूपीएम और पीएचएम, उसके अंदर जो 2 मेथड्स जो हैं उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो यूजेज बेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके ना। कॉस्ट अज्यूम की 1,20,000 रुपए। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड में लिख देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 120, यानी असल में 1,20,000 रुपए ही है। ठीक है,
सही है बेटा, जवाब दें। कॉस्ट क्या आ गई? 1,20,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन। 2018, 2019, 2020 और 2021, 4 साल अज्यूम कर रहा हूं मैं लाइफ एसेट की। और फिर एट द एंड जो बचेगा वो क्या होगा? WDV। बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हर साल लेते हैं ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है अभी। ये मतलब ये नहीं कि अभी तो आपको मैंने कुछ बताया नहीं है इस हवाले से कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे तो WDV हर साल निकाली जाएगी ताकि उसके अमाउंट को हम ले जाएं कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, तो हर साल जो WDV बचेगी एट द एंड ऑफ अ पीरियड, उसको हमें रिपोर्ट करना है, उसको ले जाना है कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जब WDV जब WDV हर साल बचेगी तो जाहिर सी बात है ओवरऑल भी एक WDV होगी लाइफ के एंड पर। यस और नो? क्या ख्याल है? जब एक कॉन्सेप्ट पीछे डिलीवर हो चुका है तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पर आपको हर साल के एंड पे WDV बता दी कि कितनी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मेरे हिसाब से मैं वो बात पीछे कर चुका। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद अब सबसे ये जो हमने लिख दिया ना, इसको हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और हम बात करने जा रहे हैं। और हम क्या बोलने जा रहे हैं? हम बोलने जा रहे हैं इसको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या हैं? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। इन शॉर्ट मतलब उसका हमने एक्रोनियम क्या बना लिया? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने की जो अप्रोच नंबर 1 है, अप्रोच 1, क्या बोलूंगा इसको बेटा? अप्रोच नंबर 1। उस अप्रोच के तहत हम डेप्रिसिएशन कैसे वर्कआउट करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? पर ईयर। लिखा हमने क्या? कॉस्ट
हमने कहा एक तरफ रखेंगे हम एसेट की कॉस्ट, लेस करेंगे उसमें से रेजिडुअल वैल्यू, ताकि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू अलग हो जाए, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट ना बने। हमेशा कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रिसिएशन का पार्ट बनने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम ही नहीं होगी ना, वो तो बिक कर क्या होगी, आपको रिकवर होगी। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें और डिवाइड कर दें किससे, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला कि कॉस्ट में से लेस किया रेजिडुअल वैल्यू, तो जो बचा वो क्या है। जैसे ही कॉस्ट में से आप, जैसे पिछला क्वेश्चन था 50,000 कॉस्ट थी, बिल्कुल पिछला सवाल हमने एसएलएम से ही किया है। वेरी गुड बेटा, जबरदस्त हाफिज मोहम्मद राइल बेटा, पिछला सवाल हमने एसएलएम से ही किया है। जैसे ही कॉस्ट, पिछले पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट 50,000 थी, रेजिडुअल वैल्यू 17,000 थी। जवाब दो। तो जैसे कॉस्ट 50,000 में से हमने 17,000 क्या किए, माइनस किए, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट। और उस डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने सिस्टमैटिकली एलोकेट कर दिया, उसकी यूजफुल लाइफ पर डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो 3 बराबर हिस्से आ गए हमारे पास। यानी डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने एग्जैक्टली बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो हर साल हम एक स्ट्रेट कंजम्पशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर साल पर एनम हम एक कांस्टेंट अमाउंट से क्या कर रहे हैं, एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। एक स्ट्रेट अमाउंट उठाते हैं और उससे क्या करते हैं, एसेट को डेप्रिशिएट कर देते हैं। यस और नो बताइए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझे मेरी बात को। अच्छा अच्छा, अब ये मेरी अजम्पशन होगी, देखें जो क्वेश्चन बता फॉलो करें। इस सिनेरियो के अंदर मैंने कॉस्ट कितनी मेंशन की है बताइए। लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉलम बने हुए, उसमें एसएलएम के कॉलम में क्या रखी हुई है, कॉस्ट कितनी रखी हुई है, 1,20,000। सही है। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू अभी बताई नहीं, ऑब्वियसली क्वेश्चन बताएगा आपको, अगर ना बताया तो आप जीरो अज्यूम करेंगे, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं। मैंने अज्यूम की रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 20,000 रुपए। तो जैसे ही मैंने कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस किया, क्या बचा, क्या बचा, आप बताइए क्या बचा, 100। 100 क्या है, व्हाट इज 100, इस 100 को क्या नाम दो, डेप्रिसिएबल अमाउंट। अच्छा अब जरा देखिए, जरा आप इसी लेफ्ट साइड पे जो टेबल बना उसमें देखिए मैंने कितने ईयर्स मेंशन किए हैं, 18, 19, 20 एंड 21। कितने ईयर्स मेंशन किए, 4 साल। तो मैंने लाइफ अज्यूम की कितनी, 4 साल। तो अगर मैं इसकी 4 साल में सिस्टमैटिक एलोकेशन करूं तो पर ईयर कंजम्पशन कितने से आएगी, 25,000 से। यस और नो। तो 25,000 हमारा क्या हो गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हो गया हर साल का। अंडर व्हाट, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यस और नो। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा, क्लियर। नंबर थर्ड, नंबर सेकंड, स्ट्रेट लाइन में ही एक और तरीका है इस 25,000 को फाइंड करने का, अप्रोच नंबर 2। उसको हम बोलेंगे, अगर क्वेश्चन आपको दे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो पहले तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना खुद भी आना चाहिए।
हम रेट को डिनोट करते हैं किससे, आर से, और आप क्या करें 1/n करते हैं। 1/n का मतलब क्या है, 1/, यूजफुल लाइफ। तो जैसे आप 1 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, वो आंसर मिलेगा 0.25। 0.25 मतलब 25%। 25%, यस और नो। 0.25 का मतलब 25%, यस और नो। 25%, किसका 25%, डेप्रिसिएबल अमाउंट का 25%। तो हर साल डेप्रिसिएबल अमाउंट का 25% निकाल कर क्या कर दो, डेप्रिशिएट कर दो। तो अगर कॉस्ट 1,20,000 है, रेसिडुअल वैल्यू 20,000 है, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हुआ, 1,00,000 रुपए। और 1,00,000 का 25% कितना बनता है, 25,000 रुपए। वही आंसर आएगा, यस और नो। तो बाज़ दफा एग्जामिनर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देता है बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब क्या करें, अगर एग्जामिनर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे तो आपको फॉर्मूला इस तरह अप्लाई करना चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। आपने कहा कॉस्ट 1,20,000, रेसिडुअल वैल्यू 20,000, रेट कितना 25%, तब भी आंसर क्या आएगा, 25 ही आएगा ना बेटा। क्या ख्याल है, रिस्पॉन्स कीजिए। तो पर ईयर हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 25,000 है, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन 25,000 है, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन 25,000 है, और ईयर 4 की डेप्रिसिएशन भी कितनी है, 25,000 है। तो 25,000 की कितनी डेप्रिसिएशन हो गई, 4 डेप्रिसिएशन हो गई। तो 4 साल में आपने जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज की वो कितनी चार्ज की, 1,00,000 रुपए। ये 1,00,000 रुपए क्या है, डेप्रिसिएबल अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, 4 साल में आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट मुकम्मल तौर पे क्या हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है। और जो अब बचेगा 4 साल के एंड पर वो डब्ल्यूडीवी होगी, लेकिन वो डब्ल्यूडीवी एग्जैक्टली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी, यस और नो। आप सबके सवाल का जवाब चाहिए मुझे, मतलब आप सबसे जवाब चाहिए मेरे सवाल का। तो 100, ये यहाँ पर क्या आया, 2018 की डेप्रिसिएशन कितनी बनी सर, 2018 की डेप्रिसिएशन बनी 25,000। 2019 की कितनी बनी, 25,000। 2020 की कितनी बनी, 25,000। 2021 की कितनी बनी, 25,000। सम कितना हो गया, तो बेटा ये तो कल बता दिया ना मैंने, रेलेटिव वैल्यू अगर ना गिवन हो तो पूरी कॉस्ट ही डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर है। तो अगर पूरी कॉस्ट ही डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर है तो डायरेक्ट 120 को डिवाइड बाय 4 करो, आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। और 30 30 30 के 4 सम करो तो फिर आंसर 120 बन जाएगा, और एट द एंड डब्ल्यूडीवी क्या होगी, 0 होगी बेटा। तो 4 साल की डेप्रीसिएशन का सम क्या होगा, 100 होगा, जो कि एग्जैक्टली डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर आ गया। और 4 साल के एंड पर जो डब्ल्यूडीवी बच रही है वो कितनी है, 20,000 रुपए, जो कि एग्जैक्टली रेसिडुअल वैल्यू के बराबर है। जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। कोई मुश्किल बात हो तो बताइए। तो अब जैसे मैंने एंट्रीज पास की, क्या मैंने एंट्री पास की, क्या मैंने पीछे 50,000 से एसेट डेबिट किया था,
तो ऐसे आप 1,20,000 से मशीन डेबिट कर दें, मशीन ये समझ लें मशीन है, मशीन डेबिट कर लें 1 जनवरी 2018 को, फिर 31 दिसंबर 2018 पे इस पे चार्ज करें आप 25,000 की डेप्रिसिएशन, फिर निकालें 31 दिसंबर 2018 के एंड पे WDV, फिर उसको BD करें, फिर अगला साल, इस तरह जिस तरह मैंने 3 साल के अकाउंट बना के दिखाए और एंट्रीज बना के दिखाई आपको, इस तरह अब आज आपका टास्क क्या है कि आप मुझे ये जो पहला सिनेरियो मैंने सॉल्व किया, पहला कॉलम जो मैंने सॉल्व किया है, आप इस पहले कॉलम की मुझे वैसे ही एंट्रीज और अकाउंट्स बना के दिखाएं जिस तरह मैंने आज आपको बना के दिखाएं। यस और नो? ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी सारी बातें अगली क्लास में होंगी, ये कंटिन्यू है हमारा टॉपिक इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।